यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ एक टॉपिक्स रह गए थे छोटे छोटे से इसके, वो आज करके ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। देन हम चैप्टर नंबर 11 से बायोटेक्नोलॉजी से कल से स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बायोगैस प्रोडक्शन। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, मोस्टली 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आता है एग्जाम में। और ये टॉपिक आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है तो आपको और भी इजी लगेगा। हाँ जी, बायोगैस क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस, जलने वाली गैसेस का एक मिक्सचर है जिसमें कौन कौन सी गैसेस आ जाएंगी? मोस्टली मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सारी की सारी जो गैसेस हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्शन। एनारोबिक जो माइक्रोब्स हैं वो इन गैसेस को बनाते हैं, जिसको हम बायोगैस कहते हैं। हम आर्टिफिशियली भी बनवाते हैं और जो रूमिनेंट्स हैं उनके अंदर नेचुरली भी ये बनती हैं। तो हमने कैटेगराइज कर दिया है उन माइक्रोब्स को जो कि बायोगैस बनाते हैं। हमने उनको किस कैटेगरी के अंदर रखा है? हमने उनकी कैटेगरी का नाम रखा है मिथेनोजेंस। दीज आर दोज माइक्रोब्स विच प्रोड्यूस द मीथेन गैस, CO2 एंड H2। जितनी भी बायोगैस से रिलेटेड गैसेस हैं, जो भी माइक्रोब्स उनको बनाते हैं, हमने एक सिंगल कैटेगरी से उनको कैटेगराइज कर दिया है। डायरेक्टली हम उनको क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस। दे प्रोड्यूस द बायोगैस। ठीक है, क्या करते हैं? बेसिकली डिकम्पोजिशन ही करते हैं। एनारोबिक कंडीशंस में जैसे सेलुलोज है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर देंगे। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। तो इससे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। हाँ जी बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट। आपने 10th में भी कर रखा है। 3 मेन हिस्से हैं इसके। इनलेट चेम्बर, मेन कंक्रीट बॉडी ऑफ द बायोगैस प्लांट, और एक वेसल इसके ऊपर जो कि मेटल का बना हुआ है, एंड वन आउटलेट चेम्बर। ऑल दीज आर कनेक्टेड विद पाइप्स। आपको यहाँ पे एक गैस वॉल्व नजर आएगा जो कि बायोगैस को सप्लाई करता है नेबरिंग हाउसेस में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले जो हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में मोस्टली डंज आ जाएगा, एक्सक्रीटा आ जाएगा एनिमल्स का। उस एक्सक्रीटा को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है इनलेट चेम्बर में। डंज को, एक्सक्रीटा को वाटर में मिक्स किया जाता है। जब ये मिक्सचर बन जाता है तो टेक्निकली हम उस मिक्सचर को बोलते हैं स्लरी। यहाँ पे आप ये देखेंगे टर्म स्लरी। स्लरी इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सक्रीटा विद वाटर। तो इनलेट चेम्बर में इसको मिक्स किया जाता है, डाला जाता है। यहां से जाता है मेन बायोगैस प्लांट के चेम्बर में। ठीक है, ये जो चेम्बर है ये कंक्रीट का बना हुआ है, एंड इट इज 10 to 15 मीटर, 10 to 15 फीट डीप। डेप्थ कितना है? 10 to 15 फीट रहता है इसका डेप्थ। और इसके ऊपर होता है एक मेटल का कवर। जैसे जैसे यहाँ पे जो स्लरी है, इनऑर्गेनिक माइक्रोब जैसे जैसे इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं और गैसेस बनती हैं, बायोगैस बनती जाती है। बायोगैस हल्की होती है तो ऊपर की तरफ जाती है। जैसे जैसे बायोगैस का प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे ही ये कंटेनर ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। एक पर्टिकुलर लेवल अटेन करने के बाद जो बायोगैस है ये इन गैस पाइप्स के थ्रू नेबरिंग हाउस होल्ड में सप्लाई कर दिया जाता है। और जितना भी आफ्टर द डिकम्पोजिशन, जितना भी स्लरी बच जाता है वो जाता है आउटलेट चेम्बर में। रेजिडुअल स्लरी इज देन शिफ्टेड टू द आउटलेट चेम्बर। और यहां से ये जो स्लरी है
जिसका कि अब कोई भी रोल नहीं है बायोगैस प्रोडक्शन में, इसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं क्रॉप्स के अंदर। इसको फिर से सॉइल में छिड़क दिया जाता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, वेरी इजी। तीन मेन चीजें हैं, इनलेट चेम्बर, कंक्रीट का एक पूरा एंड ऊपर मेटल का बना हुआ कवर, और एक आउटलेट चेम्बर। स्लरी, स्लरी किससे बनता है? डंज और वाटर का मिक्सचर है। इसको इनलेट चेम्बर में डाला जाता है, यहां से ये मेन बायोगैस प्लांट के अंदर एंटर करता है। एनारोबिक माइक्रोब्स, जिसको हम मिथेनोजेंस कहते हैं, वो इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो बायोगैस बनती है। जैसे जैसे बायोगैस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है तो ये कंटेनर ऊपर की तरफ मूव करता जाता है। एक पर्टिकुलर लेवल अटेन करने के बाद जो बायोगैस है पाइप्स के थ्रू नेबरिंग हाउसेज में सप्लाई कर दिया जाता है, और जो स्पेंट स्लरी है, जिसका कि अब कोई भी रोल नहीं है बायोगैस प्रोडक्शन में, वो एंटर हो जाता है आउटलेट चेम्बर में, और यहां से इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन द क्रॉप फील्ड। इसी तरह से बेटा एक और, ये तो था आपका मूविंग बायोगैस प्लांट, जिसमें कि जो सिलेंडर है वो मूव करते, एक फिक्स्ड डोम लाइक स्ट्रक्चर भी होता है बायोगैस प्लांट का, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे। यहाँ पे भी इनलेट चेम्बर है, लेकिन यहाँ का जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर इट इज फिक्स्ड। इधर भी आउटलेट चेम्बर है, स्लरी आता है, यहाँ पे पूरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है थ्रू मिथेनोजेंस। बायोगैस जो रिलीज होती है डायरेक्टली इन पाइप्स के थ्रू नेबरिंग हाउसेज में सप्लाई कर दी जाती है, और जो स्पेंट स्लरी है ये आउटलेट चेम्बर में जाता है, एंड यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया जाता है क्रॉप फील्ड्स में टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो दो तरह के हमने बायोगैस प्लांट पढ़े, एक है फिक्स्ड और एक है मूविंग, जिसमें कि हम मेटल के चेम्बर को, मेटल के कवर को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमने यही बताना है। हम रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर लेंगे। रॉ मटेरियल क्या है इसके अंदर? एक्सक्रीटा या काउडेंज भी कहते हैं इसको। इसको मिक्स कर दिया जाता है वाटर के साथ। जब भी ये मिक्सचर बनता है तो उस मिक्सचर का टेक्निकल नेम दे दिया जाता है स्लरी। ठीक है, डंज और पानी के मिक्सचर को एक ही नाम दे दिया, क्या नाम दिया? स्लरी। स्लरी को फिर इनलेट चेम्बर में फिल कर दिया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर की कंक्रीट का टैंक होता है, 10 से 15 फीट डीप होता है। इस कंक्रीट के टैंक में एंटर हो जाता है ये स्लरी, और वहां पे क्या होता है, वहां पे इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है एनारोबिकली बाय द मिथेनोजेंस। डिकम्पोजिशन के बाद जो गैसेस रिलीज होती हैं उनको हम कहते हैं बायोगैस। और ये जो बायोगैस है ये क्या करता है, ये जो कवर है उसका बायोगैस प्लांट का, जैसे जैसे बायोगैस का लेवल बढ़ता जाता है कवर भी ऊपर के ऊपर उठता जाता है। एक पर्टिकुलर लेवल अटेन होने के बाद जो बायोगैस है पाइप्स के थ्रू नेबरिंग हाउसेज में सप्लाई कर दिया जाता है, और जो स्पेंट स्लरी है आउटलेट चेम्बर में शिफ्ट हो जाता है, और वहां से ये एग्रीकल्चरल फील्ड्स में स्प्रे कर दिया जाता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ये सारा था आपका बायोगैस प्रोडक्शन। वेरी इजी टॉपिक, 2 to 3 मार्क्स में आने का संभावना है इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा बायो कंट्रोल एजेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इनडायरेक्ट फॉर्म में एग्जाम में आता है, डायरेक्टली नहीं आएगा। ये क्वेश्चन हमेशा 3 मार्क्स में ही आता है और इनडायरेक्टली आता है। इनडायरेक्टली आपको न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के नेम से आ जाएगा, या फिर आईपीएम के नेम से आएगा, या फिर बेसिलस थ्योरिनजियानेसिस के नेम से आएगा, बीटी क्रॉप्स के नेम से आएगा। और आप कंफ्यूज होके बायोटेक का आंसर लिख देंगे, क्योंकि जो बेसिलस थ्योरिनजियानेसिस है ये हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमने अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आया तो उसको आंसर कैसे करना है वो अब हम पढ़ते हैं। यस, बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स में क्या आता है, इट इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स को हम यूज कर रहे हैं किस पर्पस के लिए? टू कंट्रोल द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। इंसेक्ट्स पेस्ट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज कर रहे हैं, और उसको बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। नॉर्मली हम इंसेक्ट पेस्ट को किल करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे, पेस्टिसाइड हो गए, फंजाइसाइड हो गए, वीडीसाइड्स हो गए। लेकिन हमें ये पता चला कि जो ये केमिकल्स हैं दीज आर हार्मफुल फॉर अवर एनवायरनमेंट।
दे कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जैसे कि सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम नहीं चाहते कि हम इन केमिकल्स का इस्तेमाल करें। तो इसलिए अब आजकल के जमाने में ज्यादा जो टेक्निक यूज की जाती है वो है बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, लेट्स टेक एन ओवरव्यू थ्रू अ पिक। हाँ जी, तीन कैटेगरीज में हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स को डिवाइड कर दिया। पहला कैटेगरी है पैरासिटॉइड्स, दूसरा है प्रीडेटर्स और तीसरा है पैथोजेंस। पैरासिटॉइड्स पैरासिटॉइड्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे इंसेक्ट्स और पेस्ट के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, ये अपने होस्ट के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन इनकी खासियत क्या है कि ये फीड करते हुए होस्ट को किल कर देते हैं। These are those parasites which kill their host after they obtain the न्यूट्रिशन को obtain करने के बाद होस्ट को किल कर देते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैरासिटॉइड्स। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा जीनस से बिलोंग करते हुए कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास। इसमें जो पेरिटियोसम है, दिस स्पीशी पेरिटियोसम, इट्स एन एग पैरासाइट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये होस्ट से अपना सारा न्यूट्रिशन लेगा और उसको बाद में किल कर देगा। इसी तरह से प्रीडेटर्स हैं। प्रीडेटर्स को क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं। ये अपने प्रे को किल कर देंगे। तो इस केस में जो प्रे है वो कौन से हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स और पेस्ट जो हमारी फसलों को खत्म कर रहे हैं, उनके प्रीडेटर्स को लाया जाता है ताकि इंसेक्ट्स पेस्ट किल हो सके और जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज बेटा इंसेक्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस का इस्तेमाल हम करते हैं जिससे क्रॉप को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे इंसेक्ट और पेस्ट हैं वो किल हो जाते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट कैटेगरीज को पढ़ेंगे और एग्जाम में भी बेसिकली ये जो कैटेगरी है ये ज्यादा आती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कैटेगरी इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके अंदर हमारे वायरसेस आ जाएंगे, जैसे कि न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, एनपीवी कहते हैं इसको। ठीक है, बेकिलो वायरसेस के नेम से भी आ जाता है, क्योंकि जो ये कैटेगरी है किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसके ग्रुप का नाम है बेकिलो वायरसेस। या तो ये बेकिलो वायरस के नाम से आएगा एग्जाम में, या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस एनपीवी के नाम से आ जाएगा। ये क्या करते हैं, दीज आर दोज वायरसेस विच आर स्पीशीज स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर स्पीशीज को ही अटैक करते हैं, ना किसी और इंसेक्ट पेस्ट को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही प्लांट को कोई नुकसान पहुंचता है इनसे। इसीलिए इनको यूज किया जाता है आईपीएम में। आईपीएम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे कॉमन टाइप है बेकिलोवायरसिस की। बेकिलोवायरसिस में कौन सी जीनस को हमने एक्सप्लॉइट किया है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसिस का इस्तेमाल करके हम इंसेक्ट पेस्ट को किल करवा देते हैं और क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। दूसरी खासियत क्या है, इट्स अ नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसका रेंज क्या है, इट्स अ नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज। पर्टिकुलर स्पीशीज को ये अटैक करेगा, इसलिए हम कहते हैं इसका जो मोड ऑफ एक्शन कैसा है, इट्स मोड ऑफ एक्शन इज नैरो स्पेक्ट्रम। सभी इंसेक्ट पेस्ट को नहीं किल कर देता, एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स को ही किल करता है जो कि उस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं। चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा लेडी बर्ड्स। लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज, ये किनको किल करेंगे, दे किल द एफिड्स एंड मॉस्किटोस। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बीटी स्पीशीज, बैसिलस थ्यूरिनजिएनेसिस। बेटा इसको तो आप अच्छी तरह से इसके स्पेलिंग्स भी लर्न करेंगे, क्योंकि ये आपके बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स 11th एंड 12th दोनों में आएगा और यहाँ पे भी आ रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैसिलस थ्यूरिनजिएनेसिस शॉर्ट फॉर्म से किस नेम से पेपर में आता है, बीटी के नाम से आता है। बी फॉर बैसिलस एंड टी फॉर थ्यूरिनजिएनेसिस। बी कैपिटल लिखा है क्योंकि जीनस का नाम है, टी स्मॉल में लिखना क्योंकि ये स्पीशीज का फर्स्ट लेटर लिया गया है। ठीक है,
बीटी बैसिलस thuringiensis। हम इसको कैसे यूज करते हैं इंसेक्ट और पेस्ट को किल करने के लिए? हम इस बैक्टीरिया के स्पोर्स की फॉर्म में इसको लेते हैं। इसकी स्पोर्स को पानी में मिक्स किया जाता है और इनको स्प्रे करवा दिया जाता है क्रॉप्स के ऊपर। क्या करते हैं? बैसिलस thuringiensis की स्पोर्स को लेते हैं, पानी में मिक्स करते हैं और स्प्रे करवा देते हैं क्रॉप्स पे। अब इस बैसिलस thuringiensis की खासियत क्या है? इसकी ये खासियत है कि इसके अंदर होती हैं क्राई जीन्स। कौन सी जीन्स? क्राई जीन्स। ये बेटा आप उसमें भी पढ़ेंगे, बायोटेक के अंदर भी क्राई जीन्स होती हैं इसके अंदर। क्राई जीन्स क्या करती हैं? ये एक प्रोटीन बनाती हैं, एक खास प्रोटीन बनाएंगे जिसको कहते हैं क्रिस्टल प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स आर नोन एज क्रिस्टल प्रोटीन्स। इनकी खासियत क्या होती है? एक आउटर हार्ड कवरिंग होती है इस प्रोटीन की और उसके अंदर होता है टॉक्सिन, जहर होता है इस प्रोटीन के अंदर। लेकिन इस जहर को कवर करने के लिए एक हार्ड कवरिंग होती है। प्लांट, जब हम इसको प्लांट के ऊपर छिड़कते हैं तो प्लांट को कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ये टॉक्सिन है ये इस हार्ड कवरिंग के अंदर है। लेकिन जब इंसेक्ट और पेस्ट प्लांट को फीड करता है, साथ के साथ वो इसको भी फीड कर जाता है। जब ये प्रोटीन प्लांट के गट में जाता है, सॉरी इंसेक्ट के गट में जाता है, तो इंसेक्ट के गट में जाके जब एसिड्स, इंसेक्ट के गैस्ट्रिक जूसेस में जो एसिड होता है HCl, वो क्या करता है? वो इसकी आउटर कवरिंग को डिसॉल्व कर देता है। इंसेक्ट के गट में जब ये क्रिस्टल प्रोटीन जाता है तो इंसेक्ट के गट के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उन डाइजेस्टिव जूसेस में होता है HCl। HCl हमें पता है एसिड है। एसिड इस आउटर कवरिंग को डिसॉल्व कर देता है और जो ये टॉक्सिन है ये रिलीज हो जाता है इंसेक्ट के गट के अंदर। ये टॉक्सिन क्या करेगा? उसकी वॉल्स में, इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर पोर्स कर देता है, छोटी छोटी सी पोर्स हो जाती हैं। ठीक है, जब ऐसा पूरा प्रोसेस होता है तो ये इंसेक्ट फीड करना बंद कर देता है, प्लांट को फीड करना बंद कर देता है और लगभग 24 घंटे से 36 घंटे के बीच में इस इंसेक्ट और पेस्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, जैसे ही इसका एक्शन होगा क्रिस्टल प्रोटीन का, जैसे ही टॉक्सिन रिलीज होगा, ये इंटेस्टाइन में पोर्स कर देगा। इसका डायरेक्ट एक्शन होगा इंसेक्ट के CNS पे। जब ये CNS तक पहुंचेगा, इट विल कॉज द डेथ ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट वहीं के वहीं किल हो जाएगा। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis की जो क्राइजीन्स हैं, ये क्राइजीन्स में जब ट्रांसलेशन होता है, ये अपने आप को जब एक्सप्रेस करती हैं तो क्रिस्टल प्रोटीन्स बनाती हैं। क्रिस्टल प्रोटीन्स की खासियत क्या है? क्रिस्टल प्रोटीन्स की एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, लेकिन उनके अंदर होता है टॉक्सिन, जहर होता है। प्लांट को इससे कोई नुकसान नहीं होता। इंसेक्ट जब इसको खाता है, जब ये क्रिस्टल प्रोटीन उसके इंटेस्टाइन में पहुंचता है, गट में पहुंचता है, तो उसके डाइजेस्टिव जूसेस इसको, इसके बाहर की कवरिंग को डिसॉल्व कर देते हैं, टॉक्सिन रिलीज हो जाता है। टॉक्सिन उसकी इंटेस्टाइन में पोर्स करवा देता है और धीरे धीरे से ब्लड फ्लो के साथ जब ये उसके CNS पे पहुंचता है तो अल्टीमेटली उसी टाइम इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसको आप एक पिक की हेल्प से भी देख लेंगे। लेट्स सी अ पिक। ये देखिए बेटा, पेस्ट was infecting the leaf of a plant here। इस लीफ के ऊपर BT को स्प्रे किया गया था, इसके स्पोर्स थे। जैसे ही इसने इसको इंजेस्ट किया, इसके अंदर थे क्रिस्टल प्रोटीन्स। इसके डाइजेस्टिव जूसेस ने इसके आउटर कवरिंग को ब्रेक कर दिया तो टॉक्सिन रिलीज हो गया। टॉक्सिन के रिलीज होने के कारण क्या हुआ? ये जो इंसेक्ट था, पेस्ट था, इट लीड टू द डेथ ऑफ इट्स दिस इंसेक्ट लार्वा। ठीक है, लगभग 1 to 3 days में इट गेट कंप्लीटेड, कंप्लीटली एबॉलिश्ड। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, इससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
हाँ जी। यस, यहाँ देखिए बेटा, पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करके बताया गया है। बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के जो स्ट्रेन्स थे, इन्होंने क्रिस्टल प्रोटीन बनाया। ठीक है, क्रिस्टल प्रोटीन कौन सा है? डेल्टा एंडोटॉक्सिन। टॉक्सिन का भी नाम है, क्या नाम है उसका? डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स। कैटरपिलर ने बीटी स्पोर को कंज्यूम किया, जैसा कि ये डायग्राम 1 में आप देख रहे हैं, दिस इज डायग्राम 1। इसको कंज्यूम किया, साथ के साथ टॉक्सिन भी इसके अंदर आ गया। बीटी क्रिस्टलाइन जो टॉक्सिन था, आपको पिक 2 में ये डायमंड शेप में यहां नजर आएगा। दीज डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर क्रिस्टलाइन टॉक्सिन्स। ठीक है, हाँ जी। तो इट बाइंड्स विद द वॉल रिसेप्टर्स ऑफ द गट ऑफ द इंसेक्ट। जैसे ही बाइंडिंग हुई इनके बीच में, देन द कैटरपिलर स्टॉप्स फीडिंग। उसके बाद कैटरपिलर ने और कंज्यूम करना बंद कर दिया, और कुछ ही घंटों के बाद द गट वॉल ब्रेक्स डाउन, विच लीड्स टू द yes release of the spores and the normal gut bacteria to enter into the body cavity। सीलम के अंदर एंटर हो गए। जैसे ही सीलम के अंदर एंटर हुए, टॉक्सिन भी डिसॉल्व हो गया, एंड द कैटरपिलर डाइज इन 24 to 48 आवर्स। 24 से 45 घंटे के बीच में इसका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये था एक्शन बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट। इसके बाद बेटा आप पढ़ेंगे ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, फंगस का स्पीशीज ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। ये भी डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस को किल कर देता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ेंगे वो है बैकिलोवायरसेस। बैकिलोवायरसेस ये क्या करते हैं? ये भी इंसेक्ट और पेट्स को किल कर देते हैं, एंड दे एक्ट एज देयर पैथोजेंस। इसके अंदर जो जीनस आता है वो है न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस, NPV कहते हैं, इस नेम से भी जाना जाता है, न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस। इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर स्पीशीज को ही अटैक करता है, इसलिए हम कहते हैं इसका जो मोड ऑफ एक्शन है इट इज नैरो स्पेक्ट्रम। सभी इंसेक्ट पेस्ट को किल नहीं करता, कुछ एक पर्टिकुलर स्पीशीज को ही किल करता है, दैट इज वाई इट्स मोड ऑफ एक्शन इज नैरो स्पेक्ट्रम। इसी वजह से इसको एक्सप्लोर किया जाता है IPM में, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बायो कंट्रोल एजेंट्स वाला जो पूरा टॉपिक है इट इज कंप्लीटेड। लास्ट टॉपिक जो आपके चैप्टर का वो है बायो फर्टिलाइजर्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूज कर रहे हैं एज फर्टिलाइजर्स, क्योंकि जिन केमिकल्स को हम यूज करते थे एज फर्टिलाइजर्स, उनका हमें पता है बहुत ही ज्यादा उनकी इल इफेक्ट्स है हमारे एनवायरनमेंट पे, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। इस वजह हम नहीं चाहते कि हम उनको यूज करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हमें करनी है तो हम बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। इनका मेन फायदा क्या है? दे इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं? बिकॉज दे इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल। न्यूट्रिएंट कंटेंट को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो क्रॉप का प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप यील्ड है जो, वो इंक्रीज हो जाता है। तो दो मेन कैटेगरीज को फार्मर्स ज्यादातर यूज करते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया के अंदर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा था, राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम, एजोटोबैक्टर, ये सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को यूटिलाइज किया जाता है। ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट को देते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रोथ इंक्रीज होता है। प्लांट ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली क्रॉप यील्ड भी इंक्रीज होगी और क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से फंगस है। फंगस सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ग्लूमस। ग्लूमस भी क्या करता है? ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ, जिसको माइकोराइजी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? सॉइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर देता है और उस फॉस्फोरस को सप्लाई कर देता है प्लांट को। ठीक है, माइकोराइजी, इनका एसोसिएशन का क्या नाम है? माइकोराइजी। ये आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। इट फॉर्म्स द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो यहाँ पे बेटा ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इट इज ओवर। अभी तक बताइए कोई आपको कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। कल से हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर देंगे, बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कल स्टार्ट करेंगे हम। बहुत इजी चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, और बहुत स्कोरिंग है,
बस ये जो बायो कंट्रोल एजेंट्स वाला टॉपिक है यही इनडायरेक्टली आता है। बाकी सारे के सारे टॉपिक्स डायरेक्ट फॉर्म में ही आपको आएंगे। इनडायरेक्टली भी दो ही क्वेश्चन बनते हैं इस पे। एक तो ये बीटी वाला, बैसिलस थ्यूरी जेनेसिस वाला, या तो इस नाम से आ जाएगा, या फिर ये बैक्टीरियोवायरसेस या एनपी के नेम से, एनपीवी के नेम से आ जाएगा, अदरवाइज आईपीएम के नेम से आएगा। वेरी इजी। जितने भी आज हमने टॉपिक्स करे हैं बहुत इजी है। बायोगैस प्रोडक्शन पढ़ा, बायो कंट्रोल एजेंट्स पढ़े, और बायो फर्टिलाइजर्स हमने पढ़े। अब आप मेरे को बताइए, कोई कोई दिक्कत हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, कल आपका यूटी भी है। हो गई तैयारी फिफ्थ और सिक्स चैप्टर की? यस गर्ल्स। हाँ बताओ क्या डाउट है। चलो ऐसे करो, उसको ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। सिक्स चैप्टर तो अच्छी तरह से आना चाहिए। अभी फिफ्थ में तो मैं समझूं भी कि चलो तुम्हें डाउट है। सिक्स चैप्टर में कोई डाउट है? ट्रांसक्रिप्शन वाले में तो उसका अब तो जो लिंक है, ठीक है, उसमें जो लाइव लेक्चर्स हैं वहां पे जाके पहले तो देख लो। उससे भी नहीं क्लियर होता तो फिर मेरे से भी पूछ लो कि कल ही आपका पेपर है। और हाँ बेटा, पेपर आप बताइए मेरे को। दो टाइमिंग्स दी गई हैं हमें, जो आपका ऑफिशियल ग्रुप है स्कूल का, उसमें एग्जाम लेने के दो टाइमिंग्स दिए गए हैं, या तो सुबह 7 बजे या फिर 12:30 के बाद। तो आप मेरे को बताइए कि आपको कल जो एग्जाम देना है, आपको सुबह देना है या आफ्टरनून में देना है? अच्छा, आफ्टर द क्लास, ठीक है। 12:40 पे फिर हम स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही 12 बजे क्लास होनी है, तो उसको लेने के बाद डायरेक्ट मैं आपको इस टीचमेंट पे ही लूंगी। इसमें जैसे असाइनमेंट वाला सेक्शन है, इसी तरह से एक टेस्ट वाला सेक्शन भी है, ठीक है। मैं आपको लिंक भेजूंगी एक। तो उस टेस्ट वाले सेक्शन में मैं पूरी फोटो भेजूंगी आपकी क्वेश्चन पेपर की। तो आपने भी अपना पेपर कंप्लीट करने के बाद उसकी फोटो लेके इसी पे ही अपलोड कर देना है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, इंडिविजुअली आप भेजते हैं तो बहुत ही हौच पौच हो जाता है। यहाँ एक साथ ही पूरा परफॉर्मा आपका बन जाएगा, और आपके आंसर शीट्स की मैं प्रिंट आउट ले लूंगी, ठीक है। बेटा दोनों ही होंगे, जैसे पिछली बार हुआ था। सब्जेक्टिव ही होगा ना? नहीं नहीं बेटा, इसमें 1 मार्क भी आएगा, 2 भी, 3 भी। आई थिंक 5 मार्क्स नहीं है वो, मैं मुझे डाउटफुल लग रहा है। सब्जेक्टिव है आपका पेपर, क्योंकि दोनों जो ये चैप्टर्स हैं ये हैं ही सब्जेक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, इनके प्रोसेसेस हो गए। अच्छा, इम्पोर्ट ज्यादा स्ट्रेस आपने किन टॉपिक्स पे देना है? आपने तो सिक्स चैप्टर में तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते आप, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर में जितने भी क्रॉसेस हैं, लॉज हैं, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, को डोमिनेंस हो गया, इन सब पे ज्यादा स्ट्रेस देना है। और जो आपके डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन एज वेल एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इन पे स्ट्रेस देना है। लिंकेज वाला चाहे फिलहाल के लिए आप अभी छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर पे आपने स्ट्रेस देना है अच्छी तरह से। और 10 ईयर को देख लेना बेटा अच्छी तरह से। 10 ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि आपके जो फाइनल एग्जाम है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं। डायरेक्ट तो बहुत कम आएंगे, ज्यादातर थोड़े 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 जरा जरा से इनडायरेक्ट फॉर्म में ही आएंगे। जिन बच्चे ने तो अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है उनको तो इजी लगेगा। 10 ईयर का तैयारी भी कर लीजिए, ठीक है। साथ ही ले रखी है ना 10 ईयर आपने? खरीद लिए हुए हैं बेटा? हाँ तो ले लीजिए, अब तो दिसंबर आ गया। एग्जाम आइडिया ले लीजिए। और एक बात और मुझे आपसे कहनी थी कि प्रैक्टिकल फाइल भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए टुगेदर विद का मैनुअल खरीद लीजिए। चाहे तो इंडिविजुअली खरीद लो, या फिर पर अब तो वो भी नहीं है कि तुम ग्रुप्स बना लो, क्योंकि स्कूल तो आते नहीं हो। ये भी एक दिक्कत है। चलिए, उससे पहले प्रैक्टिकल फाइल से पहले आप प्रोजेक्ट आफ्टर द एग्जाम, जब आपके एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं,
तो आप प्रोजेक्ट बना लीजिए, प्रोजेक्ट फाइल 11th में भी बनाई थी, है ना? गर्ल्स 11th में प्रोजेक्ट फाइल बनाई थी। किस तरह से बनाई थी, जरा मेरे को आप ओवरव्यू देंगे, मैं देखूं सही भी बनाई है नहीं। कैसे बनाई थी बेटा? प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाई है आपने? ये भी। अच्छा, फिर मैं उसमें क्या क्या पेजेस में क्या क्या हेडिंग्स देनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो मेरे को कल तक एक काम करना, अपना ये यूटी भी पढ़ लो, और एक काम और करना कि तुम किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो वो सोच के रखना, और ग्रुप में मैसेज कर दो कि तुम कौन सा टॉपिक ले रहे हो। और टॉपिक वो होना चाहिए आपके सिलेबस में से होना चाहिए, ठीक है? और उसका मटेरियल आप इंटरनेट से ले सकते हैं। तो टॉपिक सोच के रखो तुम्हें कौन सा लेना है, सो दैट मैं एक लिस्ट बना रखूं, और सेम टॉपिक नहीं लेना दो बच्चों ने, हर बच्चे का टॉपिक अलग होना चाहिए। ये काम भी करना है आपने, कल तक मेरे को बताना है कौन सा टॉपिक आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए लेंगे। ठीक है बेटा? हाँ, और आज के टॉपिक में बताइए, क्लियर है या कोई डाउट है? ठीक है, चलिए फिर आप तैयारी कीजिए अपने एग्जाम की, और कल 12:40 पे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, पौने एक ही ले लेते हैं, 12:45 पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? 30 मिनट का ही आपको एक लिंक भेजूंगी, उसी पे ही आपने अपना करके फोटो अपलोड करके मेरे को भेज देनी है। ठीक है बेटा? चलिए एग्जिट करते हैं।